हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में आज हम यहां पर आपको समझाने वाले हैं छायावाद की प्रमुख विशेषताएं और छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम, जिनकी एक एक दो दो रचनाएं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि छायावाद का जो सत्र है कब से कब तक है, यानी इसका जो काल है यानी समय है 1920 से 1936 तक। ये समय माना जाता है कि छायावाद का समय कब से कब तक बच्चों, तो 1920 से 1936 तक। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे प्रमुख युग में भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, ये सभी युगों के बारे में यदि आपको नहीं पता तो इस पर भी मैं टिप्पणी बिल्कुल आप लोगों के लिए ला दूंगा। आप लोगों का जो भी डिमांड है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिलहाल आज छायावाद के बारे में यहाँ पर हम छायावाद की विशेषताएं कैसे लिखना है, आपसे थोड़ा बहुत बन रहा है तो पूरे के पूरे अंक कैसे लाना है वो यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनता है कि अवधि कब से कब तक है छायावाद की, तो 1920 से 1936 तक, 20 से 36, ऐसा याद रखिएगा, 20 से 36 तक। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो बच्चों, यदि मैं देखूं कि मान लीजिए आप जब 12th क्लास में रहते हैं तो आप लगभग 16 साल के होते हैं, तो यहाँ से 20 में जब 16 जोड़ोगे तो 36 आ जाता है। ऐसे आप लोग दिमाग लगाना कि वास्तविक रूप से लगभग मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 16 साल के ही होते हैं, तो 20 में यदि आप 16 जोड़ोगे तो लगभग 36 आ जाएगा। ऐसे आप लॉजिक से तैयार करना। इसके बाद कभी कभी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पूछ दिया जाता है, रामकुमार वर्मा के अनुसार। इन दोनों के आधार पर छायावाद की परिभाषाएं आप तैयार कर सकते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही क्या है, छायावाद है। कभी कभी आ जाता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, तो फिर ऑप्शन में क्लियर होना चाहिए। यह क्वेश्चन आ जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावाद की परिभाषा लिखिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बच्चों, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद की परिभाषा है या यही छायावाद है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा, बिल्कुल सिंपल है। नागेंद्र जी के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और रामकुमार वर्मा जी के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगे, तो यही छायावाद होती है। चलिए छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको 4 विशेषताएं तैयार करना पड़ेगा किसी भी दम पे बच्चों। चार विशेषता आपको याद रहना चाहिए। जैसे पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे किसी चीज के बारे में रचना की गई तो व्यक्ति अपनी ही विचार, अपनी ही हर्ष शोक, अपनी ही सुख दुख को वहां पर अंकित कर दिया, वही व्यक्तिवाद की प्रधानता है। सिंपल है। कहीं पर भी यदि व्यक्तिवाद की विशेषता आ जाए, किसी भी मान लीजिए युग की बात करेंगे हम, जहां भी व्यक्तिवाद की विशेषता आ जाएगी तो आपको अपने भाषा में लिखना है कि जैसे आ गया कि भारतेंदु युग में आ गया, सिंपल समझने की कोशिश करें तो आप लोग एक लाइन में तो यही लिखेंगे कि भाई छायावाद में व्यक्तिवाद भावनाओं की प्रधानता है। ठीक है, किसी भी चीज का विशेषता लिखते समय आप उसी के बारे में एक लाइन टिप्पणी कर देते हो, ठीक, लेकिन हाँ विशेषताएं पूरे आपको 4 तैयार ही करना है। जैसे व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, नारी के प्रति जागृत भावना, जीवन दर्शा, अभिव्यंजना शैली, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्यता का वर्णन किया गया है, वेदना एवं करुणा का अधिक, अज्ञान सत्ता के प्रति प्रेम। तो इन चीजों के बारे में कम से कम 4 आपको तैयार करना है। तो पहला तो आपको व्यक्तिवाद की प्रधानता और ऐसे विशेषताएं याद करना है जिनके 2 लाइन आप डिटेल्स अपने भाषा में लिख सको। जैसे छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है, जहां कभी सुख दुख और मतलब व्यक्ति के बारे में जो भी घटनाएं जैसे हर्ष शोक आदि को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सके। सिंपल है, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। व्यक्तिवाद की प्रधानता मतलब जो व्यक्ति के साथ घटित घटनाएं हैं उसके बारे में बढ़िया वर्णन निहित हो। ठीक है, तो छायावाद के कवियों ने बढ़िया सा व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता अंकित किए, जहां पर कवि ने सुख दुख हर शोक बाणी प्रदान करते हुए यहाँ पर बच्चों खुद को अभिव्यक्त करता है, मतलब खुद को मतलब निजी लाइफ में जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में वर्णन कर देता है। कुल मिलाकर के व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति जो है अपने मन से जो भावनाएं आती है उसको वर्णन कर देता है। ये छायावाद की विशेषता है।
श्रृंगार भावना, श्रृंगार मतलब जहाँ रति नामक स्थायी भाव, प्रेम, सौंदर्य, प्रेम, सौंदर्य, या मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति दया, है ना, भावना, ये सब कुछ जहाँ पर निहित हो। तो जैसे आपने लिखा श्रृंगार भावना, अब इसका डिटेल जब करोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे कि छायावाद के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार की भावना कूट कूट कर भरी है ना, यानी श्रृंगार की विशेष रूप से अभिव्यक्ति की है, विशेष रूप से श्रृंगार भावना को निहित किया है। इन्होंने भाई छायावाद में जो भी कविताएं लिखी गई है या जो भी रचनाएं हुई हैं उसमें श्रृंगार रस की विशेष रूप से महत्व है। आप अपने भाषा में लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसा मैं यहाँ पे लिखा हूँ वही लिखना है। छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है, मतलब जितने भी काव्य की रचना की गई उसमें श्रृंगार रस की उदाहरण, मतलब श्रृंगार रस एक प्रकार से छिपी हुई है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है, मतलब अल्प मात्रा में सूक्ष्म श्रृंगार को पिरोया गया है। छायावाद का श्रृंगार उपयोग की वस्तु, यहाँ पर उपभोग होना चाहिए बच्चों, उपभोग की वस्तु नहीं है, अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। तो अपने भाषा में आपको तैयार करना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि बस हाँ इसी भाषा में लिखो। श्रृंगार की भावना आप लोग लिख सकते हैं कि छायावादी कवियों ने श्रृंगार की भावना अपने जो भी काव्य उसमें निहित की है ना। उन्होंने श्रृंगार को बताया है कि यह केवल एक उपभोग नहीं है बल्कि एक कौतूहल और विस्मय का विषय है, इतना आप लिख सकते हो। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण में मतलब क्या है, जो भी काव्य की रचना हुई उसमें प्राकृतिक रूप से जोड़ने की कोशिश की गई, मतलब व्यक्तित्व की भावना को प्रकृति से क्या किया, रूपांतरित किया, एकदम पिरोया या आरोप लगाया। यानी प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा, मतलब कुल मिलाकर के प्रकृति की घटनाओं को मनुष्य से जोड़ने का काम किया। छायावाद में जो भी कवि ने रचना की उसमें जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है उससे मानव के जीवन से जोड़ करके उन्होंने किसी भी काव्य की रचना की, इतना आप लिख सकते हैं। अपने भाषा में सब कुछ लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। हम जैसे समझा रहे हैं ना, प्रकृति का मानवीकरण, हाँ टॉपिक से ही होना चाहिए। प्रकृति का मानवीकरण छायावाद के कवियों ने अपने काव्य में मानव शरीर को या मानव जीवन को प्रकृति की विभिन्न घटनाओं से क्या किया है, जोड़ करके अपने काव्य की रचना की है। सिंपल है। इसके बाद अगला नंबर है बच्चों, नारी के प्रति नवीन भावना, मतलब नया सोच, नारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके साथ जो द्वेष व्यवहार किया जाता है, उनके साथ जो अभद्रता की जाती है, इसको दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए। तो छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। रीतिकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। कहने का मतलब ये कहा गया कि नारी के प्रति नवीन भावना, नारी के प्रति संवेदनशील, नारी के प्रति सम्मान, नारी के प्रति जागरूकता की भावनाओं का इनके काव्य में बिल्कुल पिरोया गया है, यानी इनके काव्य में वर्णन किया गया है। ठीक। वेदना एवं करुणा का आधिक्य, मतलब जो भी छायावाद रचनाएं हैं उसमें वेदना है, प्रेम है, दया है ना, निस्वार्थ भाव है, ठीक है, किसी के दुख सुख का वर्णन किया गया है। ये चीज होता है बच्चों वेदना एवं करुणा का आधिक्य। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, प्रकृति की रहस्यमयता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। एक दो लाइन में आप लोग लिख सकते हैं कि छायावाद के काव्य में वेदना और करुणा का अधिक रूप से प्रयोग किया गया है। अधिक रूप से वेदना या करुणा छायावाद काव्य में निहित है। इस पर विभिन्न प्रकार के जैसे सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, ये कुछ एक आध दो लिख सकते हैं आप लोग, रटना नहीं है। ठीक है, बस इतना जरूर बता देना है कि छायावादी कवि में काव्य की वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। इतना लिख दोगे काफ़ी है बच्चों। कभी कभी तो आपको किसी बुक में ऐसे मिल जाता है केवल एक एक लाइन में विशेषता दी जाती है, लेकिन आप विशेषता लिखकर जब उसका डिटेल करते हैं तो और अच्छा नंबर मिलता है। जीवन दर्शन, छायावाद कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। इनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। संपूर्ण जगत मानव चेतना से स्पंदित दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जीवन दर्शन मतलब कि इनकी जो भी काव्य रचनाएं हैं जीवन में एक नए मार्ग का हमें अनुसरण कराती है। हमारे जीवन में एक नए लक्ष्य के लिए जो भी हम अभिप्रेरित होते हैं उसके लिए हमें एक मार्ग निहित कराता है बच्चों, यानी एक प्रकार से मार्गदर्शक की भांति। देखो जीवन दर्शन, हमें जीवन किस प्रकार से जीना है, इनके काव्यों से हमें पढ़ने या सुनने से कुछ न कुछ एक नया सीख मिलता है। ये चीज़ होता है जीवन दर्शन। प्रमुख जो
कवि हैं बच्चों, उनमें से है प्रसाद पंत निराला वर्मा वर्मा। ट्रिक कैसे याद करोगे? प्रसाद पंत निराला वर्मा वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी, लहर, आंसू, झरना। देखो कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है 3 छायावादी कवि के नाम और इनकी रचनाएं, 2 रचना तैयार करना है, कामायनी, लहर, आंसू, झरना। सुमित्रानंदन पंत का पल्लव ग्रंथि गुंजन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल गीतिका अनामिका, और रश्मि निहार नीरजा महादेवी वर्मा जी का है। राम कुमार वर्मा का आकाश गंगा चित्ररेखा। आकाश गंगा की हम चित्ररेखा बनाएंगे, ठीक है, आकाश गंगा की हम चित्ररेखा बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम याद करते थे ट्रिक से। राम कुमार वर्मा जी का आकाश गंगा का हम चित्ररेखा बनाएंगे, तो ये हमारा याद हो गया राम कुमार वर्मा जी का, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका ट्रिक बता दें तो ऐसे बोलते थे काला, काला आदमी जयशंकर प्रसाद के पास जाएगा। काला में का से कामायनी हो जाएगा, ला से लहर और आ से आंसू, काला आ, ऐसे नहीं बोलते ना, काला 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 भाई कैसे, काला काला, ठीक है, काला, ठीक है, काला, ला के बाद आ आता है ना तो आंसू हो जाएगा, ठीक, ये चीज है। अब यहाँ पर भैया हम पीजी करेंगे पहले, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, पी से पल्लव हो जाता है और जी से ग्रंथि गुंजन, ठीक है। पीजी करेंगे हम, पढ़ाई 12th में है, 12th के बाद हम यूजी करेंगे, यूजी के बाद पीजी करेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत पीजी यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो पी से पल्लव और गुंजन, और ऐसे बच्चों इसका भी 2 हम पीजी से याद कर लेते थे, ठीक है। परिमल और गीतिका, ये भी पीजी ये भी पीजी, ऐसे याद कर लेते थे। रश्मि निहार नीरजा, ये तो आप एक आठ अपने से ट्रिक बना लो। और ये हिंदी का बच्चों आज मैं इसलिए इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो सके। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आप लोगों को निरंतर मैं देता रहता हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प होता रहे। वैसे तो बच्चों मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मुख्य रूप से पढ़ाता हूँ, लेकिन जब एनुअल एग्जाम की बात आ जाती है तो कौन से टॉपिक को कितना लिखना, कैसे लिखना, इस पर मैं आपको पूरा वीडियोज़ देता हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे अंक आ सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।